स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री की दो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं तो आपको पता होगा कि 12th केमिस्ट्री के पेपर में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो लगभग 15 से 20 नंबर के पूछे जाते हैं। ऐसे में आपको सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेना है। तो आप सभी को ये भी पता है कि जो 12th केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स हैं वो सेकेंड चैप्टर से सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है, बिलियन चैप्टर से। तो इस वीडियो में मैं आपको बिलियन चैप्टर के दो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल बताने वाला हूं, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल की बात की जाए तो चैप्टर 2 बिलियन और चैप्टर 4 रासायनिक बलगत, ये दोनों चैप्टर 12th केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स के लिए फेमस हैं और इसी से न्यूमेरिकल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ऐसे में इस वीडियो में मैं आपको 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 2 बिलियन के दो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारा है कि भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। आपका के का अनुभार दिया गया 39, सी का 12, ऑक्सीजन का 16, ठीक है। तो देखिए, विलयन जो है भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन, यानी कि जो पोटेशियम कार्बोनेट है वो पूरे विलयन का 20% भाग है, ठीक है। तो देखिए, 20% अगर भाग है तो टोटल जो है 100% आपका विलयन है, ठीक है। 100% में से 20% केवल पोटेशियम कार्बोनेट है, तो बाकी जो बचा वो क्या है, वो आपका विलायक है, ठीक है। तो 20% पोटेशियम कार्बोनेट है यानी कि ये विलेय है, क्योंकि ये 100% का केवल 20% है। तो जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है वो विलेय होता है, ठीक है। तो विलेय का भार हमें दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे विलेय। और विलेय क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट, इसका फार्मूला होता है K2CO3, K2CO3 का भार, ठीक है, का भार हमें कितना दिया गया है, देखिए 20% यानी कि 20 ग्राम, ठीक है, 20 ग्राम। उसके बाद में देखिए अब बाकी जो बचा, क्योंकि 20% है तो 80% कुछ और होगा, तो 80% आपका विलायक है, तो हम लिखेंगे विलायक का भार, ठीक है, जिसका नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो विलायक का भार, ठीक है। अब ये हमें कितना दिया गया है, तो देखिए 100% में से 20% आपका ये है पोटेशियम कार्बोनेट यानी कि विलेय, तो बाकी जो बचा 80 ग्राम वो आपका होगा विलायक, ठीक है। तो ये विलायक का भार है। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मोललता, ठीक है। तो मोललता का एक फॉर्मूला होता है, देखिए ये विलयन की मोललता इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का भार ग्राम में इंटू 1000, ठीक है। अगर मान लीजिए आप लोग 1000 नहीं लिखना चाहते गुणे में, तो यहाँ पर किलोग्राम में लिख दीजिए, ठीक है, सेम रहेगा। तो ये फॉर्मूला होता है विलयन की मोललता का। तो देखिए हमें विलेय के मोलों की संख्या नहीं दी गई है, हमें विलेय का भार और विलायक का भार दिया गया है, ठीक है, और विलेय के मोलों की संख्या हमें नहीं दी गई है। तो देखिए विलेय के मोलों की संख्या अगर हमें निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, विलेय के मोलों की संख्या इक्वल टू विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। लेकिन यहाँ पर हमें विलेय का भार दिया गया है, इसका अणुभार निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए विलेय यानी कि K2CO3, ठीक है, का अणुभार, अणुभार इसका फॉर्मूला क्या होगा, सॉरी इसका अणुभार कैसे निकालेंगे, देखिए K2 है, यानी कि यहाँ पर हम हमें सब कुछ दिया गया है कि के का अणुभार कितना है, सी का कितना और ऑक्सीजन का कितना है, ठीक है। तो K2 है यानी कि 39 गुणे 2 कर दीजिए, क्योंकि के की मात्रा 2 है और के का अणुभार है 39, तो 39 गुणे 2 प्लस सी कितना है, सी आपका एक ही है तो 12 लिख देंगे, प्लस ऑक्सीजन कितना है 3, तो 16 है ऑक्सीजन का अणुभार, गुणे 3 लिख देंगे, ठीक है। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा अणुभार आ जाएगा, ठीक है। तो 39 दूना 78, ठीक है, प्लस 12 और प्लस 48, टोटल जोड़ेंगे कितना आएगा, देखिए 8 8 16 2 18 के 8 और 7 1 8 4 12 1 13, ठीक है, लगभग आपका 138 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया K2CO3 यानी कि विलेय का अणुभार, ठीक है, विलेय का अणुभार, ठीक है। अब देखिए हम इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं, जो फॉर्मूला मैंने आपको भी बताया कि विलेय के मोलों की संख्या अगर हमें निकालना है तो विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार लगाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं, देखिए विलेय का भार हमें कितना दिया गया है, ऊपर देखिए ये 20 ग्राम और विलेय का अणुभार कितना है 138, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20 बटा, ठीक है, 138, 138, ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं। जब इसको हम भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.144, ये हमारा आ गया विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे विलेय के मोलों की संख्या, मोलों
की संख्या, ठीक है, हमारी आ गई 0.144, ठीक है। अब देखिए हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें मोललता निकालना है, तो यहाँ पर हमें विलेय के मोलों की संख्या भी अभी हमने निकाल ली और विलायक का भार भी हमें दिया गया है। अब इस पर हम ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हम निकालेंगे विलयन की मोललता, विलयन की मोललता, ठीक है, मोललता। तो फार्मूला तो आपको पता ही है, ये मैंने अभी बताया, ठीक है। विलयन की मोललता इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का भार ग्राम में इंटू 1000। तो विलेय के मोलों की संख्या अभी अभी हमने निकाला, बताइए कितना निकाला है हमने, 0, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0.144, ठीक है, अपान विलायक का भार कितना है, ऊपर देखिए ये दिया गया है 80 ग्राम, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 80 इंटू 1000, ठीक है, ये हम कर देंगे। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं अब हम, देखिए 0.144 को 1000 से गुणा करेंगे तो देखिए 0.3 अंक बाद लगा है, तो ये आपका आ जाएगा 144/80, ठीक है। बस इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। बताइए 144 को जब आप 80 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 1.8, ठीक है। विलयन की मोललता जो आएगी, विलयन की मोललता, ठीक है, वो आपकी आ जाएगी 1.8। इसका मात्रक हम लिखेंगे मोल प्रति किलोग्राम, किलोग्राम, ठीक है, क्योंकि मैंने नीचे ग्राम में लिया है तो इसका आंसर किलोग्राम में आएगा। तो 1.8 मोल प्रति किलोग्राम, और यही आपकी विलयन की मोललता आ जाएगी, ठीक है। समझ में आई हो कि आपको आ चुका होगा विलयन की मोललता। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो मैंने आपको बताया है कि विलयन की जो मोललता होती है वो विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का भार ग्राम में इंटू 1000 के बराबर होती है, ठीक है। एक फॉर्मूला आपको और भी याद रखना है जो मैंने बताया, विलेय के मोलों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो विलेय का भार बटा विलेय का अनुभार कर देना है, आपका विलेय के मोलों की संख्या निकल आएगी। समझ में आ गया। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम सॉल्व करेंगे अपना सेकंड न्यूमेरिकल। अब देखिए ये न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हमें निकालना है मोलल अवनमन स्थिरांक। शायद ये न्यूमेरिकल आप लोग ज़्यादा लगाए ना हो क्योंकि आपने मोललता, मोलरता, मोल प्रभाज, ये सब न्यूमेरिकल आपने ज़्यादा सॉल्व किए होंगे। लेकिन चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए 1.822 ग्राम कार्बनिक यौगिक जिसका अणुभार 155 है, ठीक है, को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 0.60 डिग्री सेल्सियस की कमी पाई गई, यानी कि हिमांक में अवनमन पाया गया, ठीक है। बेंजीन के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए, यानी कि 1.822 ग्राम कार्बनिक यौगिक जिसका अणुभार 155 हो, उसको 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 0.60 डिग्री सेल्सियस की कमी पाई गई। तो बेंजीन के मोलल अवनमन स्थिरांक की आपको गणना करनी है। तो जो कुछ दिया गया उसको हम पहले लिख लेते हैं। देखिए हमें सबसे पहले हम लिखेंगे इसका अणुभार, ठीक है, कितना दिया गया है। चलिए अणुभार छोड़िए, सबसे पहले आप लिख दीजिए 1.822 ग्राम कार्बनिक यौगिक, यानी कि विलेय का भार, ठीक है। तो विलेय के भार को हम लोग डिनोट करते हैं W से। W हमें दिया गया है कितना, 1.822 ग्राम, ठीक है। ये विलेय का भार है, आगे लिख दीजिएगा चाहिए आप लोग। अब देखिए उसके बाद हमें क्या देगा, अणुभार। अणुभार को हम लोग डिनोट करते हैं, लिखिए, लिख देते हैं अणुभार, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल m से। ये हमें दिया गया है 155, ठीक है, इसको भी हमने लिख दिया। उसके बाद में देखिए क्या है, हमें क्या हुआ, 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, अब 100 ग्राम बेंजीन दिया गया है, यानी कि विलायक का भार, ठीक है, कैपिटल W से इसे डिनोट करेंगे। तो ये हमें दिया गया है 100 ग्राम, ठीक है। देखिए स्मॉल w विलेय का भार है और कैपिटल W विलायक का भार है, ठीक है। उसके बाद देखिए घोलने पर हिमांक में 0.60 डिग्री सेल्सियस की कमी पाई गई, यानी कि हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन को हम किससे डिनोट करेंगे, हिमांक में अवनमन, ठीक है, अवनमन, इसको हम लोग डिनोट करेंगे डेल टी एफ से, सॉरी हाँ डेल टी एफ, ठीक है, डेल्टा टी एफ। ये हमें दिया गया है 0.60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें इतनी दी गई हैं। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मोलल अवनमन स्थिरांक। मोलल अवनमन स्थिरांक को हम लोग डिनोट करते हैं के एफ से, ठीक है, कैपिटल के इंटू एफ से हम डिनोट करते हैं, ये हमें निकालना है। तो एक फार्मूला होता है, चलिए उसको लगाते हैं और इसको हम निकालते हैं, ठीक है। तो वो फार्मूला है m = 1000 गुणे के एफ, यानी कि मोलल अवनमन स्थिरांक प्लस गुणे स्मॉल w विलेय का भार अपान डेल टी एफ, यानी कि हिमांक में अवनमन, ठीक है, इंटू
कैपिटल डब्ल्यू यानी कि विलायक का भार। ठीक है, अब हमें चूंकि निकालना क्या है, यहाँ पर के एफ निकालना है, तो हम के एफ को इधर कर देते हैं। के एफ को जैसे ही हम इधर करेंगे, हमारा ये जो है सब कुछ यहाँ से उल्टा हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा उसको समझिए। देखिए हमारा ये हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए ये वाला एम इधर चला आएगा। ठीक है, हमारा ये हो जाएगा फाइनली एम, ठीक है, इंटू ये डेल टी एफ आपका ये सब ऊपर चला आएगा। ठीक है, इंटू कैपिटल डब्लू अपान ये आपका नीचे आ जाएगा 1000 गुणे स्मॉल डब्लू। ठीक है, ये आपके नीचे आ जाएंगे। ठीक है, सिंपल है, सिर्फ आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, अब इसको हम लोग रख देते हैं वैल्यूज को, के एफ इक्वल टू आपका आएगा एम, हमें अणुभार दिया गया, हमने ऊपर अभी आपको बताया था, देखिए सब कुछ लिखा हुआ है 155। ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू 1.822, कैपिटल डब्ल्यू 100, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो एम हमें दिया गया है 155। ठीक है, डेल टी एफ, यहाँ पर डेल टी लिख दीजिएगा, मैंने नहीं लिखा है, तो डेल टी एफ जो हमें दिया गया है वो दिया गया है 0.60 हिमांक में जो अवनमन था। ठीक है, इंटू हमें उसका विलय का यहाँ पर विलायक का अणुभार दिया गया है 100। ठीक है, 100 तो था, 100 ग्राम बेंजीन, देखिए ऊपर मैंने लिखा है ये कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू 100। ठीक है, तो कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू हमने लिखी, नीचे 1000 लिखेंगे। स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दी गई थी, विलय का अणुभार 1.822। ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल है। देखिए 155 को जब 0.62 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 93 इंटू 100 आपका ऐसे रहेगा, अपान 1000 को जब हम 1.822 से गुणा करेंगे तो बताइए ये दशमलव हट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1822। ठीक है, इतना आ जाएगा, बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए के एफ इक्वल टू 93 को 100 से गुणा कीजिए, 9300 आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 1822। अब क्या कीजिए, दोनों को कट कर दीजिए, जब आप इसको कट करेंगे तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 5.104। ठीक है, तो हमारा जो मोलल अवनमन स्थिरांक के एफ आएगा, ठीक है, वो कितना आ जाएगा 5.104 डिग्री सेल्सियस मोलल इनवर्स, यहाँ पर मैं लिख दूँ मोलल इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा मोलल अवनमन स्थिरांक 5.104 डिग्री सेल्सियस मोलल इनवर्स, यानी कि 5.104 डिग्री सेल्सियस मोलल इनवर्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। मोलल अवनमन स्थिरांक का मात्रक है डिग्री सेल्सियस मोलल इनवर्स। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा पूरा न्यूमेरिकल। सिर्फ एक फार्मूला आपको याद रखना है, वो फार्मूला आपके सामने है। ठीक है, ये वाला फार्मूला, इसकी सहायता से आपको अणुभार निकालना है तब भी निकाल सकते हैं, विलायक का भार निकालना है तब भी आप निकाल सकते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक निकालना है तब भी निकाल सकते हैं, और अगर आपको हिमांक में अवनमन निकालना है तब भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, जहाँ के एफ क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक, स्मॉल डब्ल्यू है विलेय का भार, डेल टी एफ है हिमांक में अवनमन, कैपिटल डब्ल्यू है विलायक का भार। ठीक है, एम है अणुभार। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये थे आपके 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। आई होप कि आपको दोनों न्यूमेरिकल समझ में आ चुके होंगे। कमेंट में आपको ये बताना है कि आपको इन दोनों में से कौन सा न्यूमेरिकल पहले से ही पता था।